रोहिणी की शादी अंकुर से होती है। जब उसकी पहली रसोई की रस्म होती है तभी, अरे रोहिणी बहू, कहाँ पर है सारा खाना? सब लोग खाने की मेज पर इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ माँ जी, अभी आई। फिर रोहिणी सबके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वो खाना नॉनवेज होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और वो उठकर खड़े होते हैं। हे भगवान, ये क्या है? ये नॉनवेज खाना क्यों बनाया है तूने, वो भी पहली रसोई की रस्म में? ओफो माँ जी, आप लोग इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मैंने थोड़ी ना कोई कचरा ला कर दिया है आपको, ये भी तो खाना ही है ना। अरे नालायक लड़की, हमारे यहाँ कोई भी नॉनवेज नहीं खाता, हम लोग शुद्ध शाकाहारी लोग हैं। क्या? ये सब क्या है अंकुर? तुझे पता नहीं था क्या कि ये बेवकूफ लड़की नॉनवेज खाती है? हाँ माँ, मुझे ये बात पहले से पता थी। क्या? हाँ माँ, अब वो नॉनवेज खाती है तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अरे बेअक्ल लड़के, ये खाती है लेकिन हम तो नहीं खाते ना। तुझे हमें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। एक नॉनवेज खाने वाली लड़की से हमने तेरी शादी करा दी। अरे माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अगर इसे नॉनवेज खाना पसंद है तो हम थोड़ी ना इसे रोक सकते हैं। हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं रहती है। माफ कीजिए देवर जी, लेकिन यहाँ पर सारी गलती आप ही की है। तो अब देखिए, रोहिणी के नॉनवेज खाने के कारण हम सबको कितनी दिक्कत हो रही है, और ऊपर से इसकी बदबू भी आ रही है। पता नहीं लोग ऐसा खाना कैसे खा लेते हैं। सुन रोहिणी, इस घर में सिर्फ और सिर्फ वेज ही खाना पकेगा, नॉनवेज नहीं। इसलिए तू ये सब नहीं बनाएगी। नहीं माँ जी, आप मुझे इस तरह से नहीं रोक सकती। देखिए, मैं रोज रोज नॉनवेज खाना नहीं खाऊंगी, हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ही खाऊंगी। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर है तो मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी के लिए अपनी इच्छाओं को नहीं मार सकती। फिर रोहिणी सारा नॉनवेज खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है और वो उसे चटकारे लेते हुए खाती है। निकम्मे लड़के, ये सब तेरे ही करतूत के कारण हुआ है। पर माँ, अरे चुप हो जा और चला जा काम पर, वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पर। मेरा माथा बहुत गर्म हो चुका है। फिर अंकुर वहां से चला जाता है और सुरभि भानुमति को पानी ला कर देती है। शांत हो जाइए माँ जी, अब जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल तो नहीं सकते ना। काश उस निगोड़ी रोहिणी का नॉनवेज खाने वाला सच हमें शादी के पहले ही पता चलता, तो मैं अपने बेटे की शादी उससे कभी नहीं कराती। अब जो भी हो, उसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने अगर उसे घर के बाहर निकाल दिया तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। जी माँ जी, वो भी है। सुरभि बहुत ही अच्छा वेज खाना बनाया करती है, जिसके चलते सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं। ऐसे ही एक रोज, चलो अब जल्दी से शाम का खाना बना देती हूँ। साग उबलने तक मकाई का आटा गूंद लेती हूँ। आज तो सरसों का साग और मकाई की रोटी खाकर सभी लोग एकदम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब सुरभि रसोई को देखती है तब उसका दिमाग घूम जाता है। ये क्या, कितनी गंदी बदबू आ रही है, हर तरफ बस गंदगी फैली हुई है। रोहिणी, रोहिणी, क्या हुआ भाभी? इतना गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रही हो आप? अरे तुम्हें जरा सी भी अकल है कि नहीं? अगर तुमने रसोई में नॉनवेज खाना पकाया है तो रसोई को साफ करके जाया करो ना। देखो कितनी गंदगी फैली हुई है। अरे क्या भाभी आप भी, अब शाम होने पर मैं फिर से खाना बनाने वाली हूँ, तब साफ कर दूंगी ना। नहीं रोहिणी, ये रसोई तुम अभी की अभी साफ करो, क्योंकि शाम के लिए मुझे वेज खाना बनाना है। ओफो भाभी, क्या अब भी हाथ धोकर पीछे पड़ी हो मेरे? लेकिन मैंने तो सिर्फ तुम्हें रसोई साफ करने के लिए कहा है। तभी वहां पर भानुमति आती है। अरे क्यों हल्ला मचा रही हो दोनों, क्या हुआ है? देखिए ना माँ जी, इस रोहिणी ने नॉनवेज खाना बनाकर सारी रसोई गंदी कर दी है, और ऊपर से ये इसे साफ भी नहीं कर रही। क्यों रे रोहिणी, ज्यादा तेवर मत दिखा।
तुझे हमने घर में नॉनवेज पकाने की अनुमति दी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग तेरी हर बात मानेंगे। अब चल, जल्दी से रसोई साफ कर दे। ठीक है माँ जी, कर देती हूं मैं। हे भगवान, इस लड़की के कारण तो मेरा घर अपवित्र होता जा रहा है और मुझे तो अब गंगा जल छिड़क कर पूरा का पूरा घर शुद्ध करना होगा। राम 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 राम। फिर भानुमती पूरे घर में गंगा जल छिड़कती है और रोहिणी को बड़ी मेहनत करके पूरी रसोई को साफ करना पड़ता है। बहुत खूब, अब हर बार मैं तुम्हें बताने नहीं आऊंगी, इसीलिए अगली बार से खुद ही सारी रसोई साफ करके चली जाना, समझी कि नहीं? रोहिणी भी अब मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद सुरभि सबके लिए बढ़िया सा वेज खाना बनाती है। अरे वाह सुरभि, आज तो खाने में मजा ही आ गया। हाँ भाभी, थोड़ा और घी डालो ना। हाँ देवर जी, अभी डालती हूँ। इसे कहते हैं खाना, और एक तेरी लुगाई है जो नॉनवेज खाना खाती है। तू भी निकम्मा और वो भी निकम्मी। अरे माँ, अब गुस्सा छोड़ भी दो ना। नहीं, अब ये गुस्सा कभी खत्म नहीं होगा। चल, अब चुपचाप खाना खा। उतने में वहां पर रोहिणी अपनी थाली लाती है जिसमें सब नॉनवेज खाना होता है। वो वहां पर बैठने ही वाली होती है कि उतने में भानुमती उसे रोक देती है। खबरदार रोहिणी, अगर तू यहाँ पर हमारे साथ बैठी तो। पर क्यों माँ जी, मैं यहाँ पर क्यों नहीं बैठ सकती? क्योंकि तू नॉनवेज खाना खा रही है। अब अपना ये नॉनवेज खाना उठा और अपने कमरे में जाकर खा, वरना हम लोगों का खाना खत्म होने का इंतजार कर। हमारे साथ बैठकर तू ये नॉनवेज खाना कभी नहीं खा सकती। ठीक है माँ जी। फिर रोहिणी अपने कमरे में जाकर वो नॉनवेज खाना खाती है। ऐसे ही एक दिन रोहिणी और सुरभि, हमारे घर पर आने वाले 3 दिनों तक महापूजा होने वाली है, इसीलिए तुम दोनों को सारी तैयारियां एकदम अच्छे से करनी होगी। ठीक है माँ जी। और रोहिणी, ये तेरी और अंकुर की शादी के बाद की पहली पूजा है, इसलिए तुझे अगले 3 दिनों तक नॉनवेज खाना बनाना तो क्या, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। आई बात समझ? 3 दिन? हाँ, और मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूँ, तुझे सरेआम हुक्म दे रही हूँ। तेरे नखरे तो वैसे भी हम सहन करते ही रहते हैं, लेकिन अब अगले 3 दिनों तक तुझे हमारे हिसाब से रहना होगा। ठीक है माँ जी, चलेगा। अब क्या ही कर सकते हैं। पहले दिन तो रोहिणी बिना नॉनवेज के रह लेती है, लेकिन दूसरे दिन की दोपहर में, अरे यार, अब तो पूरा 1 दिन हो गया है और मैंने अब तक नॉनवेज नहीं खाया। क्या मस्त प्लान बनाया था मैंने। आज के दिन मैं फिश फ्राई और चावल खाऊंगी, लेकिन सारा प्लान माँ जी के कारण चौपट हो गया। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाकर ही नॉनवेज खाना खाती हूँ और तभी जाकर मेरी इस आत्मा को शांति मिलेगी। फिर रोहिणी बाहर चली जाती है और वो अब दबाकर नॉनवेज पकवान खाती है। लेकिन उस समय बाजार में भानुमती और सुरभि भी मौजूद होती है। सब सामान मिल गया, अब बस ताजे फूलों की मालाएं लेनी है। ओ तेरी, वो देखो माँ जी, उस रेस्टोरेंट में रोहिणी है और वो तो नॉनवेज ठूस रही है। क्या? इस निर्लज्ज लड़की की तो आज खैर नहीं। फिर जब रोहिणी घर आती है, तभी भानुमती दरवाजे पर खड़ी होकर उसका रास्ता रोक लेती है। ओफो माँ जी, अब ये काली बिल्ली बनकर मेरे रास्ते में क्यों खड़ी हो आप? हट जाओ, मुझे चोरों की प्यास लगी है और मैं अभी अभी मंदिर जाकर आई हूँ। अरे झूठी मक्कार लड़की, सत्यानाश हो तेरा। हमने तुझे उस रेस्टोरेंट में नॉनवेज खाना खाते हुए देख लिया है। क्या? हाँ रोहिणी, अरे तुम्हें जरा सा भी सब्र नहीं है क्या? बस 3 दिनों की तो बात थी, फिर उसके बाद तुम नॉनवेज खाना खा लेती। इतनी भी क्या मरी जा रही थी उसे खाने के लिए? माफ कर दीजिए मुझे, वो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। लेकिन मैंने अपने आप को कल से लेकर आज की दोपहर तक तो रोक लिया था, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रोक पाई और मुंह उठाकर रेस्टोरेंट चली गई। लेकिन अब तो इस घर में सीधे परसों आएगी, जब ये पूजा खत्म हो जाएगी। क्या? हाँ, 3 दिनों तक यहाँ पर महापूजा है,
और मैं तुझ जैसी बेशरम औरत को इस पूजा में शामिल नहीं होने दूंगी। अरे तेरा तो कोई भरोसा ही नहीं है। कब घर के घर में ही रहकर तू नॉनवेज खाना खा ले, कोई कुछ बता ही नहीं सकता तेरे बारे में। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अरे अगर तुम्हें इस पूजा का और अपने परिवार का थोड़ा भी महत्व होता तो तुम अपने आप को रोक लेती और नॉनवेज खाना बिल्कुल नहीं खाती। अब रोहिणी को अपने मायके जाना पड़ता है, जहां पर उसकी माँ प्रभा उसे समझाती है। अरे रोहिणी बेटा, थोड़ा तो परहेज कर लिया कर। अब वो तेरा ससुराल है और ससुराल में अनुशासन से रहना पड़ता है। अरे माँ, अब तुम यहाँ पर बैठकर ज्ञान के मोती बटोरना शुरू मत करो। अब जाओ, मेरे लिए बढ़िया सी चाय लेकर आओ और साथ में एकदम चटपटा सा ब्रेड ऑमलेट भी बना कर लाना। बहुत भूख लगी है मुझे। ये भगवान, वो कभी नहीं सुधरने वाली। फिर रोहिणी 2 दिनों तक अपने मायके में रहकर दिन रात मस्त नॉनवेज खाना खाती है और खूब मजे करती है। ऐसे ही एक दिन, आज तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। एक तो ये मेरी दोनों बहुएं भी कामचोर है, बाजार से सब्जी लाने गई है या उगाने गई है। लगता है आज तो खाना मुझे ही गर्म करना पड़ेगा। फिर भानुमती रसोई में जाकर देखती है तो वहां पर सिर्फ रोटियां ही होती है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। फिर भी तो बाजार से आने के बाद सब्जी बनाने वाली है, लेकिन तब तक मैं क्या करूं? हवा खाऊं? फ्रिज में कुछ हो सकता है, वही देखती हूँ। तभी भानुमती फ्रिज में से एक पतीला निकालती है। चलो, जब तक मेरी दोनों बहुएं नहीं आती तब तक मैं ये दाल रोटी खा लेती हूँ। लेकिन इस दाल का रंग इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? शायद कल रात की है ना, इसलिए ऐसा हुआ होगा। जाने दो। फिर भानुमती जब उसे खाती है तभी उसके मुंह में चिकन का पीस आ जाता है और वो उसे तुरंत थूक देती है। छी! हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं तो अपवित्र हो गई। मैंने चिकन करी को दाल समझ लिया। बाप रे, ये सब उस रोहिणी के कारण ही हुआ है। आने दो उसे, आज तो मैं उसके खाल उधेड़ दूंगी। भानुमती अपना मुंह धो लेती है और फिर बाद में जैसे ही रोहिणी घर में आती है वैसे ही भानुमती उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और तभी वहां पर अंकुर भी आ जाता है। अरे माँ जी, आपने मुझे क्यों मारा? अब क्या किया मैंने? अरे आग लगे तेरे नॉनवेज खाने को। तेरे कारण मुझसे आज कितनी बड़ी गलती हो गई। तूने फ्रिज में जो चिकन करी रखी थी वो मैंने दाल समझकर खा ली और मेरे मुंह में चिकन का पीस आ गया। क्या? देख रोहिणी, तुझे 1000 बार कहा है मैंने कि तुम्हारा नॉनवेज खाना हमारे वेज खाने से अलग रखा कर, लेकिन तूने हमारी एक नहीं सुनी। अरे माँ जी, आप कोई दूध पीती बच्ची हो क्या? खाने की स्मेल से आपको पता नहीं चला क्या कि ये खाना नॉनवेज खाना है? अरे सर्दी जुकाम के कारण मेरा नाक बंद है और तू मुझसे क्या सवाल कर रही है? सारी की सारी गलती तेरी है। लेकिन अब बस, बहुत हो गया। अब से तो इस घर में नॉनवेज नहीं बनाएगी और अगर तुझे मेरी ये बात मंजूर नहीं है तो अभी के अभी निकल जा इस घर से। इज्जत गई तेल लेने। लेकिन तेरे कारण जो हमें परेशानी हो रही है, आखिर हम लोग उससे मुक्त हो जाएंगे। पर माँ जी, मैं नॉनवेज खाने के बिना नहीं रह पाऊंगी। अरे मैं तुझे नॉनवेज बनाने के लिए मना कर रही हूँ, खाने के लिए नहीं। तुझे अगर नॉनवेज खाने का चस्का लगेगा तब तू बाहर जाकर खा कर आना, लेकिन घर पर नहीं। नहीं माँ जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर निकल जाए इस घर से। और अंकुर, तू, ये सब तेरी ही लापरवाही का नतीजा है। अगर तू शादी के पहले सब कुछ बता देता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन अब से मैं तेरी बीवी की कोई मनमानी नहीं सुनूंगी। हाँ माँ, शायद आप सही कह रही हो। रोहिणी, गलती तो हमारी भी है ना। और अगर तुम्हें नॉनवेज खाना है तो बाहर जाकर खा लेना, लेकिन प्लीज घर में मत बनाना। अब इसके आगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। ठीक है अंकुर, मैं इस घर में नॉनवेज खाना नहीं बनाऊंगी, पर मुझे घर से बाहर मत निकालो और माफ कर दीजिए मुझे। मैंने आप लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई है।
लेकिन अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर उस दिन के बाद से रोहिणी अपने ससुराल में नॉनवेज खाना बनाना छोड़ देती है और बाहर जाकर खाती है। अरे दीदी, अब रहने दीजिए ना। आप तो सुबह 5 बजे से उठी हुई हो। जाइए, जाकर आराम कीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं नुपुर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओए, तुम अकेले काम क्यों करोगी भला? मैं भी तुम्हारा साथ देती हूँ। देखो दीदी, आपको मेरी कसम, अब जाइए आप और आराम कीजिए। हे भगवान, तुम भी ना नुपुर, मेरी कोई बात नहीं मानोगी। ठीक है, जाती हूँ मैं यहाँ से। सच में ये दोनों देवरानी जेठानी कम और सगी बहनें ज्यादा लगती है। एक मेरी जेठानी थी जो एकदम खड़ूस थी, और यहाँ देखो, इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। जानवी और नुपुर दोनों में भरपूर प्यार होता है। फिर एक रोज, बहू, मेरी बहन की सास का देहांत हुआ है, इसीलिए मुझे अभी गांव जाना पड़ रहा है। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ माँ जी। आप मौसी जी का ख्याल रखिए। हाँ बहू, लेकिन तुम दोनों भी यहाँ पर अपना ध्यान रखना। हाँ माँ जी, मैं और नुपुर मेरे मायके चले जाएंगे। आप हमारी चिंता मत कीजिए। अरे नहीं दीदी, मैं आपके मायके कैसे आ सकती हूँ? आपके परिवार वाले क्या सोचेंगे? अरे तुम पागल हो क्या? तुम मेरी छोटी बहन समान हो, और वो घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। अब मुंह बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। नूपुर का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो एक अनाथ लड़की थी। वही नूपुर और जानवी दोनों के पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे। सास मंजरी के गांव जाने के बाद जानवी और नूपुर अब दोनों जानवी के मायके चले जाते हैं। अरे जानवी बिटिया, तू यहाँ पर? वो भी ऐसे अचानक से? हाँ माँ। फिर जानवी अपनी माँ विशाखा और पिता संजय को सारी बातें बताती है। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। मंजीरी जी भी अब अकेली ही गई है क्या? हाँ माँ, वो निशांत और देवर जी को भी टाइम नहीं है अभी, नहीं तो वो माँ जी के साथ चले जाते। इसीलिए हमने ये सोचा कि हम दोनों यहीं पर रहने आ जाते हैं। फिर उन दोनों के वापस घर आने के बाद हम दोनों यहाँ से वापस चले जाएंगे। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों यहाँ पर जितना दिन चाहे रह सकते हो। और नुपुर बेटा, ये तुम्हारा भी घर है, इसलिए तुम भी चिंता मत करो। संजय तो कह देता है, लेकिन विशाखा को नुपुर का जानवी के साथ आना थोड़ा खलने लगता है। अब जानवी और नुपुर एक कमरे में ही रहने लगती है, पर वो दोनों साथ में फिल्म देखने जाती है और एक साथ खरीदारी भी करती है। ऐसे ही हर वक्त वो दोनों साथ ही रहने लगती है। ये ले जानवी बेटा, मैंने तेरी पसंद का सारा खाना बनाया है, और मैंने तेरी पसंद का मीठा पान भी लाया है। अरे वाह, शुक्रिया माँ पापा। अरे अब देख क्या रही है, जल्दी से खाना शुरू कर दे, वरना सारा खाना ठंडा हो जाएगा। अरे नहीं माँ, वो नुपुर देवर जी से फोन पर बात कर रही है। वो बस 2 मिनट में आती ही होगी, फिर हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। अरे बाबा, तू उसकी राह क्यों देख रही है? चुपचाप खाना खा ले। वो दोनों मियाँ बीवी बात कर रहे हैं, तो उन्हें बात करने में देरी भी हो सकती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, चुपचाप खाना खा ले, वरना सारा खाना ठंडा हो जाएगा। अरे नहीं माँ, मुझे नुपुर ने कहा है कि वो बस 5 मिनट में आ जाएगी, और आप देखना, वो अभी आती ही होगी। कोई देवर जी को भी फोन पे बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता है। जानवी की ये बातें सुनकर विशाखा को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर थोड़ी ही देर में नुपुर वहां आती है और वो दोनों साथ में खाना खाती है। फिर अगले दिन, बच्चियों, ये देखो, मैंने तुम दोनों के लिए ये साड़ियाँ लाई है। क्या बात है संजय जी, आपने तो बड़ी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लाई है। जानवी बेटा, तू ये लाल वाली ले ले, और ये नीली वाली तुम ले लो नुपुर, क्योंकि लाल वाली जानवी पर बहुत जचेगी। अरे नहीं माँ, ये लाल वाली साड़ी का डिजाइन वैसा ही है,
जैसा नुपुर को लंबे समय से चाहिए था। है ना नुपुर, तुम्हें याद है क्या? हमने ऐसी ही डिजाइन वाली साड़ी देखी थी और तुमने कहा भी था कि तुम्हें ऐसी ही एक साड़ी चाहिए। हाँ दीदी, इसीलिए तुम ये लाल वाली साड़ी रख लो और नीली वाली मुझे दे दो। अरे माँ, नुपुर की खुशी में ही मेरी खुशी है। शुक्रिया दीदी, आप सच में कमाल की हो। विशाखा फिर से गुस्सा हो जाती है और फिर बाद में, जानवी, तेरी अकल क्या घास चरने गई है क्या? अरे माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर क्या बात है? हाँ विशाखा, क्यों खामोखा मेरी बिटिया रानी को डांट रही हो तुम? अरे जिस तरह से ये अपनी देवरानी के साथ पेश आती है ना, इसे देखकर तो यही लगता है कि एक ना एक दिन वो इसको ले डूबेगी। क्या? अरे ना समझ लड़की, तू उसकी जेठानी है और जेठानियां अपनी देवरानियों के साथ इस तरह से पेश नहीं आती, बल्कि सख्ती से पेश आती है। अगर तू उसको इसी तरह से प्यार करती रहेगी तो वो तेरे सर पे चढ़ जाएगी, और अगर तू उसे अपने दबाव में रखेगी तो आगे जाकर तेरा ही फायदा होगा। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं नुपुर को अपनी देवरानी नहीं मानती, बल्कि वो तो मेरी बहन जैसी है, और देवरानी और जेठानी तो बस दुश्मन हो सकते हैं। ये सब लोगों की दकियानुसी सोच है। जानवी बिल्कुल सही कह रही है। अरे हम ही रिश्तों को एक नजरिया देकर बिगाड़ देते हैं। अगर दूसरे और अच्छे नजरिए से देखा जाए तो सास बहू, जेठानी देवरानी, ननंद भाभी, ये सारे खटास से भरे रिश्ते भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने तो बस इन्हें बदनाम करके रखा है। देखिए, आपको कुछ नहीं पता, इसीलिए आप इन घर के मामलों में मत ही पड़िए। और जानवी बेटा, तुझे मैं कह रही हूँ कि तू उस नुपुर को अपनी दुश्मन बना ले और उसका लाड़ प्यार कम कर दे, वरना मैं सच कह रही हूँ, एक ना एक दिन वो तेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। बस माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नुपुर को आज नहीं जानती, इसीलिए आप ये सब मुझे मत समझाइए। इतना कहकर जानवी अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन जब जानवी और विशाखा दोनों बाहर घूमने जाने का प्लान बनाती है, तभी, संजय जी, कैसी लग रही हूं मैं? लग रही हूं ना एकदम टिप टॉप? हाँ विशाखा, लग तो तुम रही हो, लेकिन ये इतना बन ठन कर कहाँ निकली सवारी? आज मैं मेरी बेटी के साथ मंदिर जा रही हूँ और फिर वहां से हम दोनों खूब घूमेंगे और ढेर सारी खरीदारी भी करेंगे। अरे वाह, चलो अच्छा है, घूम आओ दोनों माँ बेटी, और नुपुर को भी साथ ले जाओ। ना बाबा ना, मैं उस नुपुर को कहीं भी नहीं लेकर जाने वाली, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी अकेले में वक्त बिताना चाहते हैं, और उस नुपुर को तो घर पर ही रहने दो। फिर जब विशाखा जानवी को बुलाने जाती है, तब वो देखती है कि नुपुर की तबीयत खराब हो चुकी है और जानवी उसकी देखभाल कर रही है। अरे जानवी, क्या हुआ नुपुर को? अरे माँ, नुपुर को अचानक से तेज बुखार आ गया है, इसीलिए आज मैं और आप, हम दोनों बाहर नहीं जा पाएंगे। अरे नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए, मैंने दवाई खा ली है ना अभी। अब दिन भर आराम करूंगी तो मेरी तबीयत फिर से ठीक हो जाएगी। आप प्लीज मेरे लिए यहाँ पर मत रुकिए और काकी जी के साथ जाकर घूम कर आइए। हाँ जानवी बेटा, और यहाँ पर नुपुर का ध्यान रखने के लिए मैं हूं ना। नहीं पापा, मैं नुपुर को इस हालात में अकेला नहीं छोड़ सकती। और माँ, मुझे माफ करना, लेकिन हम कल चले जाएंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। फिर विशाखा गुस्से से लाल होकर वहां से चली जाती है। नुपुर नुपुर नुपुर, अरे ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कि ये नुपुर उसकी माँ है। इतना लगाव तो दो प्रेमियों के बीच में भी नहीं होता, जितना कि मेरी पागल बेटी अपनी उस नालायक देवरानी के लिए कर रही है। नहीं नहीं, मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मुझे अपनी बेटी के सर से यह नुपुर का भूत निकालना ही होगा, नहीं तो वो नुपुर मेरी बेटी के अच्छेपन का फायदा उठाकर उसके सर पर चढ़ जाएगी। फिर अगले दिन, दीदी, अभी मेरी तबीयत एकदम ठीक हो चुकी है। कहिए, आज आपके लिए मैं क्या बनाऊं? आप बोल रही थी ना मुझे।
कि आपको मेरे हाथ का बना कुछ खाना है। हाँ नुपुर, मैं तुम्हारे हाथ का सूजी का हलवा खाना चाहती हूँ। बनाओगी मेरे लिए? अरे क्यों नहीं दीदी, जरूर बनाऊंगी मैं। फिर नुपुर जानवी के लिए सूजी का हलवा बनाती है, लेकिन मौका देखते ही विशाखा वहां पर आती है और वो कढ़ाई में से सूजी का हलवा निकालकर उसमें लौकी का हलवा डाल देती है। जानवी को लौकी से सख्त नफरत है, अब देखना क्या होता है। फिर जब नुपुर जानवी को परोसती है तो लौकी का हलवा देखकर जानवी बहुत उदास हो जाती है। क्या यार नुपुर, मेरा सूजी का हलवा खाने का कितना मन था, तो फिर तुमने ये लौकी का हलवा क्यों बनाया? और तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि मुझे लौकी बिल्कुल नहीं पसंद। हे भगवान, ये कैसे हो गया दीदी? मैंने तो सूजी का ही हलवा बनाया था, लेकिन इस कढ़ाई में लौकी का हलवा कैसे आ गया? मुझे सच में नहीं पता दीदी, मेरा विश्वास कीजिए। ये झूठ बोल रही है जानवी। अरे मान जाओ ना कि लौकी का हलवा खाने का मन तुम्हें कर रहा था और इसीलिए तुमने ये लौकी का हलवा बनाया। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं काकी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा ही है। जानवी तुम्हारी छोटी से छोटी बात का कितना ध्यान रखती है, तो फिर तुम ये कैसे बोल सकती हो कि उसे लौकी बिल्कुल पसंद नहीं है? फिर जानवी वहां से उठकर चली जाती है और ये देखकर विशाखा को बहुत खुशी मिलती है। फिर अगले दिन, काकी जी, दीदी कहाँ पर है? घर में तो वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। अरे हाँ बेटा, वो दरअसल बाहर गई है और उसने कहा है कि तू सीधे मॉल में मिले उससे। क्या, मॉल में मिलूं? ठीक है काकी जी, मैं अभी मॉल के लिए निकलती हूँ। फिर नुपुर अब मॉल में चली जाती है, जिसके बाद वहां घर में जानवी आती है। अरे माँ, नुपुर कहाँ पर है? अरे बेटा, वो तो मॉल चली गई। क्या? हाँ बेटा, लेकिन वो मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है मॉल? अब उसे अकेले ही जाना होगा, इसीलिए वो चली गई होगी। क्या करे बेटा, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। इसीलिए मैंने तुझे उस दिन बोला था कि अपनी देवरानी को इतना सर पर मत बिठा। अब विशाखा फिर से जानवी को भड़काने लगती है और जानवी और नुपुर के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाती है। फिर अगली सुबह, देख बेटा, जानवी तुझसे ये कभी नहीं कह पाएगी, इसीलिए उसने मुझे ये बात कही है। लेकिन तू उसे ये बात मत बताना कि मैंने तुझे ये बात कही है। हाँ काकी जी, कही है ना। देख बेटा, जानवी को तेरे साथ एक कमरे में रहने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए अब तू उसके कमरे से सामान अलग कमरे में ले जा और वहीं पे रह। उसके साथ मत रह बेटा, वो तेरे साथ एक कमरा नहीं बांटना चाहती। अब वो तो तुझे ये सब नहीं कह सकती ना, इसीलिए उसके बदले मैं ही तुझे कह रही हूँ। क्या, दीदी के मन में ऐसी सोच है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। ठीक है काकी जी, मैं अभी अपना सारा सामान दूसरे कमरे में रख देती हूँ। फिर जब जानवी वहां पर अपने कमरे में आती है, तब वो नुपुर का सामान गायब देखती है और तभी उसे विशाखा से पता चलता है कि उसने अपना कमरा बदल दिया है। फिर वो उसके पास चली जाती है। नुपुर, ये सब तुमने क्या नौटंकी लगा रखी है? और तुम्हें आखिर हो क्या गया है? अपने अपने में ही रहने लगी हो तुम तो, मेरी बात भी नहीं मानती। और आज तो तुमने हद ही कर दी, तुमने कमरा बदल दिया। नुपुर, मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही दीदी। अरे वो तो आपने लगा रखी है। आपने ही अपनी माँ से कहा था ना कि आपको मेरे साथ एक कमरे में रहने से दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं इस कमरे में आ गई। अब तो आपके मन को शांति मिल गई ना? क्या? अरे ये तुम क्या बोल रही हो नुपुर? ये सब झूठ है, मेरी माँ को ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो फिर ये सब तुम्हें किसने कहा है? माँ ने? हाँ दीदी, काकी जी ने ही कहा है मुझे ये सब। फिर जानवी विशाखा से पूछताछ करती है। अरे नहीं नहीं, मैंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी वहां पर संजय आता है। नुपुर झूठ नहीं बोल रही विशाखा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही तुम्हें नुपुर से बात करते हुए देखा था और पिछले कुछ दिनों से तुम ही ये सब करती आ रही हो।
क्योंकि तुम्हें इन दोनों के रिश्ते से दिक्कत है, इसीलिए तुमने ही इन दोनों में फूट डाली है। अरे नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने इनमें कोई फूट वूट नहीं डाली है। ठीक है माँ, अगर ऐसा ही है तो खाइए मेरे सर की कसम और बताइए कि सच में आपने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन बेटा, देखा माँ, आपके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि ये सब आपने ही किया है। क्यों माँ, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? अरे एक बार, बस एक बार आप मेरी नजरिए से देख लेती तो सब कुछ ठीक हो जाता। आखिर आप जेठानी और देवरानी के रिश्ते को बुरा क्यों बनाना चाहती हो? आपके मन में नुपुर के लिए इतनी कड़वाहट क्यों है? मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने बहुत गलत किया है। तेरे और नुपुर के रिश्ते को देखकर अब मुझे यही लग रहा है कि मैं और मेरी सोच ही गलत है। और नुपुर बेटा, तू भी मुझे माफ कर दे। देवरानी जेठानी ही नहीं, बल्कि इस दुनिया में हर रिश्ते में प्यार होना चाहिए। तू सही कहती है बेटा, हम ही रिश्ते को बिगाड़ देते हैं। लेकिन एक बार उस रिश्ते को गलत नजरिए की जगह सही नजरिए से देखा जाए तो सास बहू और देवरानी जेठानी जैसे कड़वाहट से भरा रिश्ता भी मिठास से भरा जा सकता है। विशाखा की बातें सुनकर वो तीनों उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद विशाखा उन दोनों को एक बराबर ही प्यार करती है और वो दोनों अपनी सास के आने तक वहीं पर खुशी खुशी से रहने लगती है। सुहाना एक बहुत बड़ी और अच्छी पोस्ट वाली नौकरी पर होती है और उसकी खुद की बहुत सारी जायदाद भी होती है। उसकी लाइफ में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती सिवाय सुंदरता के, क्योंकि वो एक काली लड़की होती है, जिस कारण उसके माता पिता मधु और भास्कर उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। सुहाना बेटी, अरे तुम कितने पैसे कमाती हो तो तुम्हें अपने रंग को भी बदलना चाहिए ना। आजकल पैसे से तो कुछ भी हो सकता है। किसी बड़े से ब्यूटिशियन को कांटेक्ट करके तुम अपने रंग को गोरा क्यों नहीं करती? हाँ बेटी, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तेरा रंग काले से गोरा हो गया तो तू बहुत सुंदर दिखेगी और तो और तेरे लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। अरे हम तो तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते लाते हैं, लेकिन एक तुम हो जो हर एक रिश्ते को ठुकरा देती हो। ये सब सही नहीं है बेटा। देखिए पापा, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपना रंग नहीं बदलूंगी या फिर किसी भी ब्यूटिशियन को कंसल्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे रंग से या मेरे पैसों से प्यार करे। सॉरी माँ पापा, लेकिन मैं किसी के लिए भी सुंदर नहीं बनना चाहती, क्योंकि जो हमें सच में प्यार करता है वो तो हमें सुंदर ही लगता है। हे भगवान, फिर तो तेरी शादी कभी नहीं होगी और तू हमेशा कुंवारी ही रहेगी। देखिए माँ, किसी फरेबी या नालायक आदमी को गले में बांध लेने से तो अच्छा यही होगा ना कि मैं कुंवारी ही रहूं। सुहाना किसी की भी नहीं सुनती और अपने कालेपन को कमी ना मानकर वो अपनी जिंदगी खुशी से जीती है। लेकिन उसका ये बर्ताव देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान होते हैं। ना जाने ये लड़की हमारी बात कब मानेगी। अरे ये तो लड़के को देखने के लिए भी राजी नहीं होती, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो इसकी शादी तो कभी नहीं होगी। जी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उसके लिए एक लड़का देखा है, लेकिन हम उसे हमारे घर पर नहीं बुलाएंगे, बल्कि बाहर के बाहर ही सुहाना को उससे मिलने के लिए कहेंगे। क्या? लेकिन कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर सुहाना को ऑफिस छूटने के बाद मधु उसे फोन कॉल करती है। अरे सुहाना बेटी, सुन तो, वो मॉल के पीछे एक कैफे है ना, वो वाला जहाँ पर एक बार मेरी किट्टी पार्टी हुई थी। हाँ माँ, मुझे पता है। क्या हुआ उस कैफे का? अरे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो तुझे ये बता रही थी कि वहां पर कोई तेरा इंतजार कर रहा है, तू जल्दी से जा वहां पर। क्या? मेरा इंतजार? लेकिन भला मेरा इंतजार कोई क्यों कर रहा है?
क्या हुआ है माँ? प्लीज मुझे ठीक से बताओ ना। अरे सुहाना बेटी, तू कितने सवाल जवाब करती है। अब जल्दी से जा वहां पर, तभी तुझे पता चलेगा। फिर सुहाना मधु के कहने पर उस कैफे में चली जाती है जहाँ उसे विक्रम मिलता है और वो अपनी माँ जया के साथ आया होता है। हेलो, मेरा नाम विक्रम है और ये मेरी मॉम है। प्लीज बैठो ना सुहाना। लेकिन आप दोनों को मैं नहीं जानती। यहाँ पर मुझे माँ ने भेजा था। लेकिन आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे बेटी, मैं और विक्रम तुमसे बातचीत करने आए हैं। तुम मुझे मेरे विक्रम के लिए बहुत अच्छी लगती हो। क्या? हे भगवान, एक और रिश्ता, ये माँ बिना, सच में। देखो सुहाना, मैं जानता हूँ कि तुम एक वर्किंग वुमन हो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि शादी होने के बाद भी तुम अपनी घर गृहस्थी अच्छे से संभाल लोगी। क्यों, है ना? हाँ विक्रम, मैं संभाल लूंगी, पर मुझे लड़का तहे दिल से प्यार करने वाला चाहिए और उसका परिवार भी। मैं बस नाम के लिए शादी नहीं करना चाहती। आई नो सुहाना, एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें तहे दिल से ही चाहूंगा और मेरा परिवार भी तुम्हें बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर रखेगा। क्यों माँ? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन बेटी, तुम्हें घर के सारे काम तो आते हैं ना, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना एंड साफ सफाई वगैरह? हाँ आंटी, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत काम तो आता है मुझे। और अगर मेरी शादी अच्छी जगह पर हो गई ना, तो मैं अपना 100% दूंगी और वहां के सारे काम अच्छे से करूंगी। क्या बात है सुहाना। और वैसे शादी होने के बाद में मैं तुम्हें काम करने से बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तुम अपना करियर जारी रख सकती हो। बस 10 लाख रुपए के दहेज के साथ मुझे अपने हिस्से की जायदाद भी दे देना। आई मीन, वो हमारे फ्यूचर के लिए ही काम आएगी ना, इसीलिए। दहेज की बात सुनकर सुहाना को बहुत गुस्सा आता है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे तो पहले ही लगा था मीठी मीठी बातें करके तुम सीधे दहेज पर ही आओगे, और वही हुआ। अरे साफ साफ तुम माँ बेटे क्यों नहीं कहते कि तुम दोनों शादी नहीं बल्कि सौदा करने आए हो? अरे बेशर्मी की भी हद होती है। कितने चीप होते हैं यार तुम जैसे लोग, लल्लू कहीं के। अरे काली कलूटी, तूने अपनी शक्ल आईने में भी कभी देखी है क्या, जो तुम मुझे लल्लू बोल रही है? अरे गोबर की शक्ल भी तुझसे ज्यादा अच्छी होती है, और तुझसे कोई इंसान कैसे प्यार कर सकता है? तेरे में है ही क्या ऐसा, बदसूरत कहीं की। तेरी तो। फिर सुहाना विक्रम को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसकी बुरी तरह बेइज्जती करती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी तूने मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है? अबे लप्पू सी शक्ल वाले, हड्डी के ढांचे, नशेड़ी कहीं के, 28 साल का घोड़ा होने के बाद भी अपने माता पिता के दम पर जी रहा है। नल्ले निकट्टू, और बड़ा आया मुझे काली कहने वाला। अरे बदसूरत तो तेरी सोच है, और क्या है तेरे पास? मेरे पास तो इतनी सारी जायदाद है, और वो भी मैंने ही कमाई हुई है। अच्छा काम करती हूँ, लेकिन उसका मुझे कोई घमंड नहीं है, बल्कि अभिमान है। ए लड़की, तू मेरे बेटे से ऐसे बात नहीं कर सकती। देखिए आंटी जी, फिर तो आप अपने बेटे को ही समझाइए कि अपनी कद्दू जैसी शक्ल लेकर कहीं भी मुंह उठाकर ना जाया करे। पहले उसके काबिल बने और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और उसके बाद ही रिश्ते पक्के करना। लंगूर कहीं के, चल जाओ अब यहाँ से। फिर जब सुहाना अपने घर आती है, तब वो मधु और भास्कर पर बहुत बरसती है। आप दोनों को पता है ना कि मुझे आप दोनों के द्वारा भेजे गए रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे आज तक आपने एक भी ढंग का रिश्ता नहीं लाया है। हर किसी को बस मेरे पैसों की ही पड़ी होती है। अरे बेटी, वो लोग गलत नहीं है। हर लड़की को दहेज देना ही पड़ता है, और ये बात तो क्यों नहीं समझ रही
देखिए माँ, हम 2024 में जी रहे हैं और आज भी दहेज जैसी प्रथा को बढ़ावा देना ये सबसे बड़ा गुनाह है। दहेज देकर आप अपनी बेटी की शादी नहीं करा रहे हैं, बल्कि उसका सौदा करा रहे हो। एक बेचारा गरीब पिता अपनी सारी उम्र की कमाई अपनी बेटी की शादी के लिए लगा देता है, और ये बात तो गलत है ना माँ। रिश्ते पैसों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि प्यार और भरोसे की बुनियाद पर बनते हैं। सुहाना की वही बातें सुनकर मधु अब अपना सर पकड़ लेती है। फिर एक दिन जब सुहाना सुबह सुबह गली में निकलती है, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसे देखकर कहता है, अरे रे रे रे, ये क्या देख लिया मैंने सुबह सुबह। इस काली लड़की का अपशगुनी पनौती चेहरा, अब तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। हाँ अंकल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपका दिन आज खराब नहीं, बल्कि बहुत बहुत खराब जाएगा। और जानते हैं क्यों? मेरी काली शक्ल देखकर नहीं, बल्कि अपने घटिया दिमाग में घटिया बातें सोचकर। हाँ, मेरा रंग कोई पनौती नहीं है, बल्कि आपकी सोच है। अरे आप तो बस उम्र से ही बड़े हैं, दिमाग में तो आपके कोई अकल ही नहीं है। देखो लड़की, जबान संभाल कर बात करो। अरे क्या जबान संभाल कर बात करो? अगर आप कुछ भी बोलोगे तो क्या मैं चुपचाप सुन लूंगी क्या? अरे अपने नजरिए के साथ साथ अपनी सोच भी बदलो अंकल जी। हम छोटे से बड़े हो गए, लेकिन आप तो वही के वही पर अटके हो। आपसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आपकी सोच इतनी घटिया हो सकती है। फिर एक रोज जब वो अपनी सहेलियों से मिलती है, तभी, यार सुहाना, तुझे अपने पेरेंट्स का खून सुखाने की जगह पर जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। इतना भी एटीट्यूड मत रख यार, बुरा मत मानना, लेकिन तू सच में काली है यार, इसीलिए तुझे लड़के मिलना काफी मुश्किल है। तो तुझे उसमें जो भी अच्छा लगता है, तू उसी के साथ शादी करके सेटल क्यों नहीं हो जाती? देख लेना, पहली बात तो मैं जो भी कर रही हूँ उसे एटीट्यूड नहीं बोलते, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। और मैं काली हो तो क्या हुआ, तुम लोग तो गोरे हो ना। अरे तुम्हारा हाल तो मुझसे भी बदतर है। अरे गोरे होने के बावजूद भी तुम्हें भी कौन से ढंग के लड़के मिल रहे हैं? अरे यार सुहाना, अब मैं तुझे क्या बताऊं, आजकल हर किसी को अपने फील्ड की ही लड़की चाहिए होती है। डॉक्टर है तो उसे डॉक्टर ही चाहिए, और अगर बंदा इंजीनियर है तो उसे इंजीनियर लड़की ही चाहिए। और मैंने तो पढ़ाई खत्म होने के बाद में सीधा अपना छोटा सा बिजनेस खोल डाला, जो इतना नहीं चला, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है। हाँ यार, वो तो है, लेकिन सुहाना, तू तो कितने पैसे कमाती है और इतनी अमीर भी है, तो तू अपने पैसों के दम पर किसी भी लड़के को अपना बना सकती है यार। देख नित्या, बुरा मत मान, लेकिन ये सारी तेरी हरकतें हैं। तू पालती होगी कोई शुगर डैडी, लेकिन मैं अपने खर्चे खुद ही पूरे करती हूँ, और उसके लिए मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे प्यार करने के लिए किसी के शुगर मॉमी बिल्कुल भी नहीं बनना है। और ऐसी भी बात नहीं है कि मुझे शादी ही नहीं करनी, मैं जरूर करूंगी, लेकिन सही जीवन साथी के साथ। यही किसी को भी अपने गले थोड़ी ना बांध सकती हूँ, मुझे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है। सुहाना के करारे जवाब सुनकर अब तो लीना और नित्या का भी मुंह बंद पड़ जाता है। वही दूसरी ओर, भास्कर जी, बस अब बहुत हुआ, अब हमें हमारे मन पर पत्थर रखना ही होगा, और चाहे जो भी हो जाए, हमें इस बार सुहाना की शादी करानी ही होगी। लेकिन मधु, वो कैसे करेंगे हम? वो लड़की तो किसी लड़के को देखने के लिए भी तैयार नहीं है, और दहेज देने के लिए साफ मना कर रही है। मेरे पास एक प्लान है, हम उससे चुपके से उसकी सारी जायदाद अपने नाम पर करा लेंगे, और फिर वही जायदाद हम हमारे होने वाले दामाद के नाम करा देंगे। क्या? हाँ भास्कर जी, सुहाना से दस्तखत लेना तो बहुत आसान है, क्योंकि वो हम पर पूरा विश्वास करती है, और शादी के बाद हम उसे सारी सच्चाई बता देंगे।
लेकिन तब वो कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ मधु, ये काफी अच्छा प्लान है, लेकिन हमें लड़के को पहले से ही समझाना होगा कि उसे सुहाना में दिलचस्पी है और उसकी जायदाद में बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सुहाना इस बार कुछ नहीं कर पाएगी और मेरी काली बेटी की शादी तो इस बार होकर ही रहेगी। भास्कर अब प्रॉपर्टी के कागज बनवाता है और सुबह सुबह सुहाना को नींद से उठाकर वो उन पर उसके दस्तखत लेता है। सुहाना नींद में अपने पिता पर भरोसा करके उन कागजों पर दस्तखत कर देती है। अरे वाह, हो गई दस्तखत। हाँ मधु, अब तो बस हमें ये जायदाद हमारे होने वाले दामाद के नाम करानी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जल्दी से लॉयर से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। लेकिन सही समय पर सुहाना की उसकी लॉयर फ्रेंड नताशा का फोन कॉल आता है। क्या यार सुहाना, तू शादी करने वाली है और मुझे बताया भी नहीं, और अपने होने वाले पति से कितना प्यार है तुझे कि अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर रही है। वाह, टू बी मिसेस कौशिक, बधाई हो। क्या? अरे ये सब तो क्या बोल रही है नताशा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे सुहाना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम्हारे माँ पापा आए थे कोर्ट में और उन्होंने सारे पेपर्स एडवोकेट राहुल से बनवाए हैं, जिनमें तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे माता पिता के नाम की है और वो प्रॉपर्टी तुम्हारे माता पिता तुम्हारे होने वाले पति के नाम पर करने वाले हैं। क्या? नताशा की बातें सुनकर सुहाना एकदम हैरान रह जाती है। फिर जब वो घर पहुंचती है तब अपने माता पिता को आपस में बतियाते हुए सुनती है। अब जब सुहाना घर पर आएगी तब हम उसे बताएंगे कि अनुराग कौशिक नाम का एक लड़का है जो उसके पैसों से नहीं बल्कि उसके मन से प्यार करता है, और उसके बारे में सुनकर सुहाना इस शादी के लिए जरूर मान जाएगी। हाँ मधु, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए कि हम उसकी जायदाद उसके होने वाले पति के नाम करने वाले हैं। बस एक बार अनुराग भी इस पर दस्तखत कर दे, फिर ये सब उसके नाम पर हो जाएगा और हमारी बेटी की शादी भी हो जाएगी। हाँ, सुहाना को ये सब गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए। तभी सुहाना वहां पर आती है। वाह माँ पापा, आप दोनों तो बड़े मास्टरमाइंड निकले। अरे अपनी बेटी की शादी करा रहे हो या कोई बिजनेस डील? मेरे ही पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश। आप दोनों ने मेरा दिल तोड़ा है माँ पापा। अरे नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ सुहाना बेटी, अरे हम तो तेरी भलाई ही चाहते हैं ना, इसीलिए हमने ये सब किया और इसीलिए आपने मेरी मेहनत की सारी जायदाद हड़पी और अब वो किसी गैर मर्द के नाम पर करने जा रहे थे। अपनी ही बेटी के साथ आप लोग इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो पापा? अरे आप दोनों मेरे माँ पापा हो या कोई दुश्मन हो, ये आप दोनों ने बहुत गलत किया है। लेकिन अब बस, अब तो मैं आप दोनों के साथ भी नहीं रहना चाहती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्या? अरे ये तू कैसी बातें कर रही है बेटी? नहीं बेटा, ऐसा मत कर और हमें माफ कर दे। नहीं माँ पापा, आप दोनों ने तो इस बार सारी हदें पार कर दी और ऐसे झूठे और धोखे वाले रिश्ते के साथ रहने से तो अच्छा यही है ना कि इंसान अकेला रहे, और अब से मैं अकेली ही रहूंगी। आप दोनों मेरे मन से उतर गए हो माँ पापा। अरे आपको तो अपनी बेटी को समझना चाहिए था, ना कि समाज के उसूलों पर चलकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करना चाहिए था। आपने तो सच में बहुत बड़ी गलती की है पापा, और इस गलती के लिए मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। इतना बोलकर सुहाना घर छोड़कर चली जाती है और उस दिन के बाद से वो अकेली ही रहने लगती है। और उसके चले जाने के बाद उसके माता पिता को बहुत पछतावा होता है।